तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो निरक्षीय स्थिति है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता क्या है और उस सूत्र का निगमन किस तरह से किया जाता है, डेरिवेशन किस तरह से किया जाता है। तो देखो, एक ऐसी रेखा जो द्विध्रुव के केंद्र से पास हो और अक्ष के लंबवत हो उसे हम कहते हैं निरक्षीय रेखा। जैसे ये है द्विध्रुव का केंद्र, इससे पास कर आएंगे हम एक लाइन और वो कैसे होगी, अक्ष के लंबवत, इसे हम कहेंगे निरक्षीय रेखा। और निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो उस स्थिति को हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति। मान लेता हूं ये बिंदु P है जिसकी द्विध्रुव से दूरी कितनी है r। जब मैं द्विध्रुव से दूरी कहूं तो समझ जाएं कि मैं दूरी केंद्र से बताना चाह रहा हूं। अब अगर हमें किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती तो उसके मैंने 3 बेसिक स्टेप्स बताए। पहले स्टेप में आप ये देखोगे उस बिंदु के चारों तरफ कितने आवेश रखे हैं, उससे आपको ये पता लगेगा कि कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के एक्सप्रेशंस आएंगे। तो हमने देखा 2 आवेश रखे हुए हैं तो 2 एक्सप्रेशंस आएंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, एक एक आवेश की वजह से उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो पहले मैं इस ऋणावेश की वजह से निकालता हूं। देखो, पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इस ऋणावेश से ये जो बिंदु है इसका विस्थापन कितना है, ये वाली दूरी कितनी है। तो देखो, अगर ये r है, ये a है, तो पाइथागोरस प्रमेय का जब आप प्रयोग करोगे तो आपको कर्ण ही तो पता करना है। 90 अंश के सामने वाली जो साइड होती है, जो भुजा होती है, उसे कर्ण कहते हैं। कर्ण का परिमाण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कितना आ गया, रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जैसे ही आपको ये पता लगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या आएगा, k, आवेश का परिमाण q, और अपॉन में जो भी दूरी है रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसका करना पड़ेगा मुझे होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, kq अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। समझ आ गई बात। साथ के साथ मुझे इसकी दिशा भी पता करनी है। तो एक ऋणावेश किसी भी बिंदु पर अपनी ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करता है तो ये दिशा आ गई किसकी, E माइनस की। और जब आप इसी बिंदु पर धनावेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो फिर से आपको ये वाली दूरी या विस्थापन पता करना पड़ेगा आवेश से। फिर से आप देख रहे हो कि इस समकोण त्रिभुज के भी आप देखोगे लंब और आधार वही हैं, तो कर्ण फिर से कितना आ जाएगा, रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो E प्लस जब आप निकालोगे वो कितना आएगा, k, आवेश का परिमाण फिर से q, रूट में कितना, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका करना पड़ेगा मुझे होल स्क्वायर। फिर से कितना आ गया, kq अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लेकिन ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी जो दिशा होती है धनावेश के लिए वो विस्थापन सदिश के अलोंग आवेश से दूर होती है। तो बिंदु P पर जो 2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न हो रही थी, दोनों का परिमाण और दोनों की दिशा अब हमें पता लग चुकी है। अब जैसे ही आपको हर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा पता लग जाए तो तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में हम क्या करते हैं, सभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को सदिशों को जोड़ने के जो नियम है उसका प्रयोग करके जोड़ना होता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो उस बिंदु पर 2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों के परिमाण में देख रहा हूं कि समान है, तो कुछ टाइम के लिए मैं दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को E मान लेता हूं, लास्ट में इसको मैं वापस रख दूंगा। अब देखो, हमें ये बात तो पता होनी चाहिए कि अगर 2 सदिश हैं A और B जिनके बीच का कोण है थीटा, चाहे उन्हें हम त्रिकोणीय नियम से जोड़ें चाहे सदिशों को जोड़ने के चतुर्भुज नियम से, उनका जो परिणामी है उसका जो परिमाण आता है वो क्या होता है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा दोनों सदिशों के बीच का कोण है और ये जो परिणामी है वो पहले सदिश से जो कोण बनाता है उसे हम कहते हैं अल्फा। और अल्फा कुछ इस तरह से होता है कि उसका जो tan अल्फा होता है वो बराबर आता है किसके, b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा। ध्यान रहे कि ये जो कोण बनाएगा परिणामी वो सदिश a से होगा। तो मैं क्या करता हूं, कुछ समय के लिए ये जो E प्लस है इसको तो a मान लेता हूं और E माइनस को मान लेता हूं b, और इन दोनों सदिशों को जो सदिशों को जोड़ने का चतुर्भुज नियम है उससे मैं जोड़ूं। कैसे कि E प्लस के समानांतर E माइनस के हेड या सर से एक सदिश बना दिया और E माइनस के समानांतर एक सदिश कहां से बना दिया, E प्लस के सर से, और कॉमन हेड को जैसे ही मैं कॉमन टेल से मिलाऊंगा मुझे क्या मिल जाएगा, इन दोनों का परिणामी। तो यह है हमारी बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका परिमाण कैसे निकाला जाए, E नेट किसके इक्वल होगा, अंडर रूट में a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब E प्लस का स्क्वायर जो कि E के बराबर माना है मैंने, B का मतलब E माइनस का स्क्वायर वो भी मैंने E माना है, और यहाँ फिर से a और b की जगह अगर मैं e रख दूंगा तो क्या आ जाएगा 2ee cos थीटा
अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि ई प्लस और ई माइनस के बीच का ये जो कोण है वो कितना है। वो होगा दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा, जो मुझे यहाँ पर रखना है। तो देखो ये जो दोनों समकोण त्रिभुज हैं, उन दोनों की जो तीनों भुजाएं हैं वो बराबर हैं। ये ए, ये भी ए, ये इन दोनों की कॉमन साइड है आर, और ये जो कर्ण है उसका भी मान बराबर आ रहा था। तो अगर मैं ये वाला कोण थीटा मान लेता हूं तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। और त्रिकोण के लिए आपको एक प्रमेय याद होगी, बहिष्कोण प्रमेय, जो कहती है किसी भी त्रिकोण का जो बहिष्कोण होता है दो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला जो कोण है वो इन दोनों के योग से मिलेगा, कितना आ जाएगा 2 थीटा। यहाँ पर लिख दिया मैंने 2e स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अगर यहाँ से मैं ई नेट का परिमाण निकालूं तो क्या आ जाएगा 2e स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, साथ में क्या 2e स्क्वायर इंटू में cos 2 थीटा। तो ये जो 2e स्क्वायर है वो दोनों में से कॉमन होगा, ये तो बाहर आ जाएगा 2e स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ आप देखोगे 1 से 1 कट जाएगा, 2 और 2 4 होगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा, ई स्क्वायर का ई, और इंटू में cos स्क्वायर थीटा का रूट क्या आएगा cos थीटा। अब देखो हमारा जो ई है वो क्या होता है 2 की जगह 2, ई की जगह मैंने क्या लिखा था k क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू मुझे समकोण त्रिभुज से निकालनी पड़ेगी। cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये आधार होगा a, और कर्ण कितना था, ये वाली भुजा हमारी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चाहो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, तो वो एज इट इज रख देता हूँ मैं, a बटे में कितना अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो पावर है वो है 1/2, और जब आधार समान होते हैं तो घातें ना जुड़ जाती हैं। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की यहाँ पर घात तो है 1, यहाँ पर है 1/2, तो कॉमन घात कितनी आ जाएगी 3/2। तो बिंदु P पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आई उसका फॉर्मूला क्या होगा, ई नेट इज इक्वल्स टू के का मतलब क्या होता है 1/4πε0। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो Q इंटू में 2a है ये क्या था हमारा द्विध्रुव के लिए परिभाषित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देख सकते हो P क्या है Q इंटू 2a, आपको दिख रहा होगा Q इंटू में 2a, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह P, और अपॉन में क्या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना 3/2। ये बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जब R और A की तुलना हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है 2a, अगर उसे मैं 10 mm मान लूँ तो a कितना आ जाएगा 5 mm। और फिर से अगर आपका वो जो बिंदु है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हो वो अगर केंद्र से मान लो 15 mm की दूरी पर है तो 3 गुना ही तो ज़्यादा है, तो तुलना तो हो सकती है। तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर मान लो आपका जो बिंदु है वो 200 mm, 300 mm, 400 mm दूर चला जाए तो 5 mm की तुलना में वो काफ़ी बड़ा हो गया, 40 गुना। कब, जब 200 mm है, 400 mm है तो 80 गुना ज़्यादा हो गया। तब क्या होगा, R A की तुलना में बहुत बड़ा है तो R का जो स्क्वायर है वो और भी बड़ा होगा, और फिर इस बड़ी सी वैल्यू के अंदर ये छोटी सी वैल्यू को जोड़ने का या घटाने का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप a स्क्वायर जोड़ देते हो तो लगभग कितना आएगा R स्क्वायर ही, और R स्क्वायर की पावर कितनी होगी 3/2। और जब पावर की पावर होती है तो हम करते क्या है, उनका गुणनफल कर देते हैं। तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी 1/4πε0 P, और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, R का क्या आ जाएगा क्यूब। ये बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जब R A की तुलना में काफ़ी बड़ा हो। तो अगर कोई भी बिंदु द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित हो तो पहले हमें ये देखना होता है कि बिंदु की जो दूरी है वो A की तुलना में काफ़ी बड़ी है या उसकी तुलना की जा सकती है। अगर तुलना की जा सकती है तो इस वाले फॉर्मूले से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, और अगर R A की कंपैरिजन में बहुत बड़ा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे निकालें। साथ ही बच्चों मैंने एक बात आपको सिखाई है कि अगर दो सदिशों के परिमाण बराबर हैं तो उनका जो परिणामी होता है, जो रिजल्टेंट होता है, वो बीच के एंगल को हमेशा अर्ध विभाजित करता है। तो जैसे यहाँ पर हमने जिन दो सदिशों को जोड़ा है E और E, उन दोनों के परिमाण बराबर हैं तो इनके बीच का कोण कुछ भी हो, अल्फा जो होगा वो हमेशा बीच के कोण का आधा होगा, जो कि यहाँ पर कितना है 2 थीटा, तो बीच का कोण आएगा थीटा। तो आप किसी भी सदिश से निकालो, चाहो तो E प्लस से चाहे E माइनस से, दोनों से कोण कितना आएगा थीटा। और आप ध्यान से अगर देखोगे तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बिल्कुल विपरीत आ रही है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ है, दाईं तरफ,
और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है बाईं तरफ। अब देखो, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर हमारा बिंदु निरक्षीय रेखा पर स्थित है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यहाँ से निकाली जाएगी और उसकी जो दिशा है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बिल्कुल विपरीत होगी। तो जिस भी दिशा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके विपरीत होगी। अगर मान लो मैं इस वैद्युत द्विध्रुव को कुछ इस तरह से रखता कि यहाँ होता ऋणावेश, यहाँ होता धनावेश, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस तरफ आता? बाईं तरफ। अब अगर आप निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालते तो वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बिल्कुल विपरीत होती। तो अगर वो बाईं तरफ गया है तो इस बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती दाईं तरफ। अब स्टूडेंट्स, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि कोई भी वैद्युत द्विध्रुव निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न करता है उससे संबंधित सूत्र का निगमन किस तरह से किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, कोई भी वैद्युत द्विध्रुव ऐसा नहीं है कि केवल अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करता है। वो अपने आसपास के प्रत्येक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करता है। अब हम ये पता करना चाहते हैं कि अगर कोई बिंदु ना तो अक्षीय स्थिति पर हो ना निरक्षीय स्थिति पर हो, मतलब सामान्य स्थिति पर अगर कोई बिंदु है, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित सूत्र का निगमन किस तरह से करते हैं। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। और निरक्षीय स्थिति पर ये जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन किया है, अगर उससे संबंधित आपको कुछ ना समझ में आया हो तो बेझिझक आप अपना सवाल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।